गुड मॉर्निंग। ये हेलो, बात नहीं करो। ये कल एक सेशन रखा गया है सुबह 8 बजे से बीपीएससी के प्रिपरेशन के ऊपर। तो जो भी स्टूडेंट इसमें तैयारी कर रहे हैं, आप कॉलेज के अभी मान लो कि एग्ज़ाम अभी 1-2 साल के बाद देना, अभी प्रिपरेशन आप स्टार्ट की हो तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिए कल सुबह 8 बजे से। बहुत काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन की जाएगी। जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यूज़पेपर, प्रीवियस ईयर का प्री और मेंस दोनों का क्वेश्चन पेपर, कहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, मेंस का क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने शब्दों में उसको लिखना होता है, कितने पेपर होते हैं। अभी जो कंबाइंड बीपीएससी हो रहा है एकीकृत, इसका क्या मतलब है, एक साथ आपको 2-3-4 मेंस देने का मौका कैसे मिलता है जब एक ही प्री पास करते हैं तो ये सारा चीज़ इसमें डिस्कशन होगा। तो जो भी बच्चे स्पेशली जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले, स्पेशली आगे उनको करना है या कर रहे हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और बाकी जो अनसीरियस कैंडिडेट है, बस ऐसे ही समझना है कि भाई क्या होता है, तो उतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो भी संभवतः जो भी क्लास चलेगा उसका रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे भी जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है, नहीं है स्पेशली बीपीएससी की तैयारी करना है, तो फिर वो ज़रूर मतलब इसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास का अपना है, जो भी क्वेश्चन सवाल जवाब आपका होगा उसका भी जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर ज्वाइन करिए। अभी 68 और 69 बीपीएससी के बाद से सारे जितने लोग पेपर मेंस का देते हैं, तो सारा मेंस का कॉपी वापस से वो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी कमीशन का ऐसा प्रावधान है, तो 2-3 कॉपी जो अभी हाल ही फिलहाल में लोग मेंस पास किए हैं उनका कॉपी हम दिखाएंगे आपको कि कैसे आंसर राइटिंग होता है। फिर अपना कुछ मेंस का कॉपी यहाँ पे शो करेंगे हम कि कैसे मेंस का राइटिंग और प्रैक्टिस सेट वगैरह ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। एनसीईआरटी को बेसिक से कैसे कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद से एडवांस बुक को उस पर पढ़ के कैसे अपना सारा चीज़ तैयार करना है, ये सारा डिस्कशन कल सुबह 8 बजे से होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं वो जो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जो स्पेशली पेपर देना है, नहीं देना है तो फिर लेक्चर जाएगा, आप देखने का मर्जी करे तो देख लीजिएगा, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है वो ज़रूर आएंगे, ठीक है। आपके आसपास और भी लोग कोई इस सब के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, उनको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ये बेहतर सेशन होने वाला है, ठीक है। तो एक बेसिक से सूचना थी, टेलीग्राम पे भी इसको डाला गया है, ठीक है, और पूरा ओपन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल क्लास के ही बच्चे इसमें शामिल होंगे, जिसको भी आना चाहता है वो सब लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो कल सुबह 8 बजे से ये रखा गया है, ठीक है, ओके। आगे जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे वहाँ पे ये लास्ट स्लाइड था, चर्चा हुआ था इसके बारे में, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। एक सेक्शन इसका पढ़ लिए थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परिचय, मतलब इसका इंट्रो सब क्या था, कब स्थापना हुई, कैसे स्थापना हुई, कब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, कहाँ इसका मुख्यालय है, पूरा स्ट्रक्चर इनका कैसे काम करता है, ठीक है। और भी संबंधित जो जरूरी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो सारी चीज़ों पे डिस्कशन हो गया था पिछले वाली क्लास में। वीडियो भी डाला गया है, जिसका छूट गया है वहाँ से देख लेगा, टेलीग्राम पे नोट्स भी उसका डाला गया है, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अब आज के क्लास में, और आज से नहीं मतलब आज के ही नहीं, आज से लगभग 3-4 दिन तक पूरा आरबीआई के वर्क पे मतलब फंक्शन कैसे करता है इस पे हम बातचीत करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत सारा काम है, जैसे यहाँ पे 10-12 प्रकार का काम उसको आपने देखा है। विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, उसको स्टॉक करता है, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, साथ ही साथ बैंकर्स का बैंक होता है, पूरा भारत के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, पूरा भारत के मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। बहुत सारा काम है आरबीआई का, जिसमें से आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आरबीआई का ये मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मौद्रिक नीति जारी करना, ठीक है। तो आज के क्लास में आज से 1-2 दिनों तक स्पेशली मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, जो लेटेस्ट अपडेट आज तक है उसके बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इसके कौन कौन से अलग अलग प्रकार के टूल्स है, एसएलआर, सीआरआर, रिवर्स रेपो रेट, आरआर, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ रेट, ये सब क्या होता है ये सारा पहले डिस्कशन में आएगा। और उसके बाद से तो यही ज़्यादा आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी टूल्स हैं इसको,
उसको पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो बाकी जो बातें हैं वो तो मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ के वहाँ से काम चल जाएगा, ठीक है। तो स्पेशली जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी से काफ़ी क्वेश्चन बनता है तो उसको हम देखेंगे आज के क्लास में। यहाँ तो कोई दिक्कत, उसके बाद से बारी बारी से सारी चीज़ें डिस्कशन में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मॉनेटरी पॉलिसी पे बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, और उसके बाद से कौन बनाता है, उसके बाद से टूल्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी का सामान्य से अगर मतलब समझे कि ये क्या होता है, तो मान लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक चीज़ जो पूरी तरह से संतुलित मात्रा में होनी चाहिए, न तो ज़्यादा और न तो कम। तो पूरी अर्थव्यवस्था में एक चीज़ जो सबसे संतुलित मात्रा में होना चाहिए, उसका नाम है करेंसी या मुद्रा। हालांकि डेली बाई डेली लाइफ में भी आप देखते हैं किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाए तो आप कहावत सुनते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा भी आदमी को क्या कर देता है, ये कर देता है। तो किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाए तो भी दिक्कत है, और किसी भी चीज़ की कमी हो जाए तब भी दिक्कत। एक संतुलित होना चाहिए। जैसे आपकी तैयारी का ही है, तो केवल जीके जीएस पढ़ ले तब भी काम नहीं चलेगा, केवल मैथ रीजनिंग पढ़ ले तभी नहीं काम चलेगा। दोनों सभी का क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तो मौद्रिक नीति के सेंस में अगर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक चीज जो सबसे ज्यादा संतुलित होना चाहिए, न तो ज्यादा और न तो कम, उसका नाम है करेंसी। बात समझ में आ रहा है? अब करेंसी का बहुत ज्यादा होना, आप सोचेंगे सर तो ये बढ़िया है कि करेंसी अगर मार्केट में बहुत ज्यादा है तो लोगों के पास जाएगा, लोग अमीर होंगे। तो करेंसी का ज्यादा होना यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये जो करेंसी ज्यादा है, बहुत मात्रा में है, ये कमाई गई करेंसी हो, छापी गई करेंसी ना हो। अभी बोले कि नोट छापकर पूरा गरीबी दूर किया जा सकता है, तो इन्फ्लेशन का डर है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो नोट ही रहेगा और उसका परचेजिंग जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, तो उसको रखने से कोई फायदा है नहीं, फायदा। तो मॉनेटरी पॉलिसी की यहीं पे ज़रूरत आती है कि भारतीय मार्केट में जो रुपया है या जो मुद्रा है, उसकी जो ज़रूरत जितना है उतना ही मार्केट में मनी का क्या हो, सप्लाई हो। तो मॉनेटरी पॉलिसी का सामान्य सा मतलब है कि आरबीआई इस पॉलिसी के माध्यम से मार्केट में मनी के डिमांड और सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मान लीजिए मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे ही महंगाई बढ़ने लगेगी, क्योंकि मनी का सप्लाई जैसे होगा महंगाई इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो तुरंत उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ ऐसा टूल्स का इस्तेमाल करेगा कि मनी को खींचकर फिर अपने पास लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। जब कभी ऐसा होगा कि मनी का सप्लाई मार्केट में बहुत कम है, रिसेशन मंदी की स्थिति पहुंच गई है, तो आरबीआई कुछ ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीति का निर्माण करेगा जिससे मार्केट में रुपये का फ्लो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो कुल मिलाकर मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य यही है कि मार्केट के अंतर्गत जो मनी का फ्लो है, जिसको सामान्यतः तरलता के नाम से भी जाना जाता है, तो उस मार्केट के फ्लो में को एक संतुलित या बैलेंस मात्रा में क्या करना, बना के रखना। न तो कभी मनी का सप्लाई ज़्यादा हो और न तो कभी मनी का सप्लाई कम हो, एक संतुलित मात्रा में चलते रहे। इसी काम को निर्वहन करने के लिए आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। आगे समझेंगे कि कौन इसको बनाता है और कैसे पूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सामान्यतः मौद्रिक नीति का मतलब यही हुआ मॉनेटरी पॉलिसी का, कि इस नीति के माध्यम से आरबीआई क्या करता है कि मार्केट में तरलता यानी लिक्विडिटी यानी पैसे की सप्लाई या मुद्रा की सप्लाई को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ज्यादा होगा तो कम करेगा, कम होगा तो ज्यादा करे। यहां तक बात समझ गए? अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते हमको दो तीन चीज थोड़ा सा समझ लेना है। एक तो इन्फ्लेशन अलग से टॉपिक है, मुद्रास्फीति, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है। तो यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है मुद्रास्फीति का डेफिनेशन में आप देखेंगे तो राइज इन द प्राइस, मतलब मूल्यों में वृद्धि, गुड्स और सर्विस दोनों का। तो जब वस्तुओं और सेवाओं की जो मूल्य है वो एक, अब ऐसा नहीं कि मूल्य मतलब किसी एक चीज़ का 2 दिन 4 दिन लगातार बारिश हुआ, हरा मिर्च का सप्लाई बंद हो गया तो मार्केट में 200 रुपये हरा मिर्च हो गया, तो आप कहेंगे नहीं महंगाई बहुत बढ़ गया है, मिर्चा का रेट कितना हो गया है, 200 रुपये किलो हो गया। किसी वजह से प्याज का सप्लाई कम हुआ तो मार्केट में प्याज का रेट काफ़ी हाई हो गया, तो आप बोले कि नहीं महंगाई है। ऐसे महंगाई काउंट नहीं होता है। एक बास्केट्स ऑफ गुड्स है, बहुत सारे सामानों का गुड्स है, फिर उसका एक मूल्य निकाला जाता है, फिर अभी वो एवरेज तौर पे किस तरह से वो बढ़ रहा है, फिर उसका मूल्य निकाला जाता है, तब दोनों में कंपेयर करके फिर महंगाई उससे निकाली जाती है। सीपीआई इन्फ्लेशन सामान्यतः इसको कहा जाता है। तो सामान्यतः ये होता है कि जब वस्तु और सेवाओं के मूल्य में लगातार वृद्धि होने लगे तो इस सेक्शन को हम इन्फ्लेशन या फिर इसी को मुद्रास्फीति या फिर इसी को सामान्यतः महंगाई के नाम से जानते हैं।
अब इसके महंगाई के होने के पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारा रीजन है, जिसमें से एक रीजन की अभी हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि मार्केट में अभी पीछे क्लास में एग्जांपल दिए थे कि 5 kg ही मार्केट में प्याज पड़ा हुआ है मान लेते हैं, और आरबीआई ने मुद्रा का जो सप्लाई किया वो मान लीजिए कि 100 रुपया ही मुद्रा का सप्लाई हुआ, टोटल कितना 100 रुपये, और मार्केट में 5 kg ही प्याज पड़ा हुआ है और मुद्रा का सप्लाई भी 100 रुपया ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सब कोई के जाहिर से मान लो कि सब कोई मान लेते हैं रैंडम कि सब लोग प्याज खरीदेगा, तो जाहिर सी बात है कि 1 kg प्याज का मूल्य यहाँ पे कितना रुपया होगा? 20 रुपया होगा। बोलो ना जैसा। अब मान लो कि आरबीआई कुछ ऐसा नीति बनाता है कि मार्केट में मनी की सप्लाई, प्याज का उत्पादन नहीं होता है लेकिन मनी का सप्लाई 200 रुपया हो जाता है। मार्केट में मनी की सप्लाई कितना रुपया हो गया? 200 रुपया हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अब प्याज की कीमत कितना रुपया हो जाएगा? 40 रुपया हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आरबीआई और सप्लाई बढ़ा देता है, 200 जगह पे 400 रुपया कर देता है सप्लाई, और उत्पादन कुछ नहीं हो रहा है, तो मनी का सप्लाई 400 हो गया, तो अब प्याज की वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 रुपया हो जाएगा। अब इसका उल्टा सोचिए कि आरबीआई पहले प्याज सप्लाई इतना था, 5 kg प्याज था, तो प्याज का मूल्य कितना था? 80 रुपया। आरबीआई मनी को थोड़ा सा मार्केट से खींच लेता है तो मार्केट में 200 बच जाता है, तो प्याज के दाम कम होकर कितना हो जाएगा? 40 रुपया। और भी पैसा 100 रुपया और माइनस कर लेता है, तो फिर ये कम होकर कितना हो जाएगा? 20 रुपये। बात समझे? तो आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से ये जो सप्लाई बढ़ घट रहा है, जिसके माध्यम से प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं है, कभी प्राइस काफी ज्यादा हो जा रहा है, कभी प्राइस काफी कम हो जा रहा है, तो इसको वो पूरी तरह से क्या करता है? रेगुलेट करता है। उसको मौद्रिक नीति के माध्यम से नियंत्रित करता है कि जितना उत्पादन हो रहा है लगभग उसी के हिसाब से मुद्रा की सप्लाई बढ़े। अच्छा, मान लो कि यहाँ पे 5 kg और मान लो कि 10 kg उत्पादन हो गया, तो 10 kg उत्पादन हो गया तो मनी की सप्लाई को बढ़ाकर 200 किया जाएगा, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्याज का वैल्यू कितना रहेगा? 20 रुपये। तभी हम बोले पैसा होना सही बात है, लेकिन पैसा सही होना कमाई गई पैसा हो, छापी गई पैसा न हो। नहीं तो छाप कर ऐसे आप बढ़ाएंगे तो फिर प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगा और देश महंगाई की समस्या से जूझने लगे। तो इन्फ्लेशन का सामान्य सा मतलब है वस्तुओं और सेवाओं की जो मूल्य है उसमें एवरेज या फिर लगातार क्या होना? बढ़ना। अब इसका इन्फ्लेशन के भी अलग अलग प्रकार है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से जिन इन्फ्लेशन को टारगेट करता है उसका नाम है सीपीआई। सीपीआई इन्फ्लेशन क्या होता है वो सब इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं। कुछ वस्तुओं का इसमें पूरी तरह से एक बास्केट्स ऑफ गुड्स है जिसका प्राइस निकाला जाता है, फिर अगले साल उसका कितना बढ़ गया कंपेयर करके फिर इन्फ्लेशन वहां से निकाला जाता है। तो सीपीआई को टारगेट करता है, और टारगेट करने इन द सेंस कि वो मतलब आरबीआई की नीति है मॉनेटरी पॉलिसी में हम सीपीआई इन्फ्लेशन को 4% ±2% हम हैंडल करेंगे। मतलब इन्फ्लेशन अधिकतम 6% तक जाएगा और न्यूनतम कितना जाएगा? 2%। तो 4% प्लस माइनस कितना? 2%। यानी मान लो कि इन्फ्लेशन 6% हो गया, तो आरबीआई क्या करेगा? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यानी मार्केट में पैसे की सप्लाई क्या हो गया? बढ़ गया। तो आरबीआई कुछ इस प्रकार से नीति का निर्माण करेगा कि ये पैसा वापस से किसके पास चला जाए? आरबीआई का। जैसे ही मार्केट में पैसे की सप्लाई कम हो गया, इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होकर 4% पर आने का प्रयास करेगा। बोलो ना। जैसे मार्केट में पैसे की सप्लाई रुक जाए, मान लो कि इन्फ्लेशन रेट 2% या 1% पे आ जाए, आप सोचें सर 1% 2% थोड़ी बहुत महंगाई भी होनी क्या है? जरूरी है। मान लो कि प्याज की कीमत बढ़ेगा तो मान लो 20 रुपये से 40 रुपये, तो अगली बार किसान कोशिश करेगा कि प्याज कहीं फसल लगाएं क्योंकि अगली बार और बढ़ सकता है। जैसे टमाटर एक बार बढ़कर 200 रुपये किलो हो गया था। एक किसान का लक लगा मुंबई में, वो बहुत सारा टमाटर का देखते देखते वो करोड़पति हो गया। बात समझ रहे? मतलब कुछ एकड़ में वो टमाटर लगाया था। तो थोड़ी बहुत विकासशील अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत महंगाई का होना भी क्या है? जरूरी है। लोग मोटिवेट होते हैं कि सामान महंगा बिक रहा है तो हमको इसको क्या करना चाहिए? उत्पादन करना। अब जैसे ही इन्फ्लेशन 2% पर आएगा तो आरबीआई सोचेगा कि मार्केट में पैसा की सप्लाई क्या हो गया? कम हो गया, इसलिए महंगाई धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही। तो मार्केट में कुछ ऐसा काम करेगा जैसे मार्केट में पैसे की सप्लाई क्या हो जाए? बढ़ जाए। बात कुछ समझ में आ रहा है? तो इस तरह से मार्केट में मनी की जो सप्लाई है, तरलता या लिक्विडिटी, उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। जब कभी कम हो तो ज़्यादा करता है, जब कभी ज़्यादा हो तो कभी कम करता है। इतना बात समझ गए कि नहीं? बोलो ना। जैसे अब
जाहिर सी बात है कि आरबीआई इन सारे कार्यों को नहीं करेगा। आरबीआई के नीचे बहुत सारे भारत की बैंकिंग सिस्टम है, वहां से सारी चीजों को क्या करता है, रेगुलेट करता है। आगे अभी समझेंगे उसके बारे में। तो ये एक बात समझ गए कि कैसे आरबीआई मुद्रा के कंट्रोल करता है। अब जैसे आरबीआई की एक मौद्रिक नीति है, वैसे ही भारत सरकार की एक फिजिकल पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी जिसको बोलते हैं हम राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, ये दो प्रकार की नीति है, एक मौद्रिक नीति और एक राजकोषीय नीति। और ऐसा माना जाता है कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को कंट्रोल और कमांड करने में ये दो नीति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है, तो एक तरफ राजकोषीय नीति है, भारत सरकार के द्वारा ये चला, मतलब ये जारी किया जाता है। दूसरी तरफ आरबीआई का अपना मॉनेटरी पॉलिसी है या फिर अपना मौद्रिक नीति। इन दोनों का उद्देश्य यही है कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक ढंग से संचालित हो सके, और संचालित होने के साथ साथ न तो ज़्यादा महंगाई हो और न तो ज़्यादा महंगाई में कमी हो। एक मेंटेन, यानी रुपये या मनी की जो करेंसी के जो मतलब चलन है वो एक संतुलित मात्रा में बनी रहे। तो सरकार के पास भी ऑप्शन है। मान लो कि महंगाई बढ़ के 10%, इन्फ्लेशन रेट 10% हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया ना। तो आरबीआई अपने से दिमाग लगाएगा भाई कि मनी की सप्लाई को कैसे रोका जाए। तो मनी की सप्लाई को रोकने के लिए अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा जैसे ही, वैसे ही मनी का मतलब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देगा। तो ज़्यादा कर देगा तो कोई लोन नहीं लेगा, लोन नहीं लेगा तो सारा लोग अपना पैसा जमा करेंगे, जमा करेंगे तो आरबीआई के पास पैसा पहुंच जाएगा। सरकार क्या कर सकती है, सरकार टैक्स बढ़ा देगी, सभी के ऊपर टैक्स बढ़ा देगी। जितना मान लीजिए पहले 10% टैक्स लगता था, टैक्स का रेट 20% कर दिया। जो सब लोग तो पहले 10 रुपये जमा करते थे, अब कितना जमा करेंगे, 20 रुपये जमा। तो सरकार भी इसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो सरकार के हाथ में भी, अच्छा अब महंगाई इतना आसान मुद्दा तो है नहीं, सरकारें गिर जाती है महंगाई के ऊपर, बोलो ना जी सुनो। 2014 में बहुत सारे मुद्दा था एनडीए के पास, लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई का। डीजल पेट्रोल का दाम उस समय 55-60 रुपये काफ़ी उस समय हाई लग रहा था, सारी चीज़ें महंगाई काफ़ी ज़्यादा थी। इन्फ्लेशन रेट भी 12, 10, 11, 11.5% पे चल रहा था। ठीक है, तो इतना आसान काम नहीं है। सरकार भी चाहती है कि हमारे कमांड में रहे, और आरबीआई भी चाहती है कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कमांड में रहे। तो दोनों नीति के माध्यम से स्पेशली इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो जाए और कम ना हो जाए, इसको पूरी तरह से टारगेट किया जाता है कि एक संतुलित मात्रा में सारी व्यवस्थाएं चलती रहे। तो स्पेशली हम इसमें से पढ़ेंगे किसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, कि मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल एंड कमांड करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट, तो इतना बात समझ गए। और तो हेडिंग डालिए मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी, अच्छा कल क्या बैंकिंग सिस्टम सर शायद कुछ डिस्कस किए थे सर, तो लिखे हो कहीं, कहाँ पे, लाइन से ही लिख दिए हो? हाँ तो ठीक है, वो जब टॉपिक आएगा तो हम बताएंगे कहाँ पे उसको नोट डाउन करना है। अभी आएगा, पहले ये बैंकिंग सिस्टम पूरा पढ़ लेंगे, भारतीय बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत होगी, तो फिर उसको नोट डाउन करना है। इसलिए वीडियो उसका है वो अपलोड नहीं किया गया, उसका सीरीज का बारी जब आएगा तब वो होगा। हेडिंग डालिए अब मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। लिखिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता, मुद्रा की तरलता अर्थात मुद्रा की आपूर्ति, अर्थात मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति एवं ब्याज दरों को प्रभावित करने वाली नीतियां, एवं ब्याज दरों को प्रभावित करने वाली नीतियां, ब्याज दरों को प्रभावित करने वाली नीतियां, ब्याज दरों को प्रभावित करने वाली नीतियां मौद्रिक नीति कहलाती है। ब्याज दरों को प्रभावित करने वाली नीतियां मौद्रिक नीति कहलाती है, मौद्रिक नीति कहलाती है। पूर्ण विराम। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में, इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह,
मुद्रा के प्रवाह एवं मुद्रा के प्रवाह एवं प्रचलन, मुद्रा के प्रवाह एवं प्रचलन की मात्रा को, प्रचलन की मात्रा को, प्रचलन की मात्रा को विनियमित किया जाता है, विनियमित किया जाता है, विनियमित किया जाता है, विनियमित किया जाता है। समझ में आया? पहले पढ़िए एक बार बढ़िया से दिमाग से सोच के, क्योंकि लिखते टाइम तो आप दिमाग दूसरी जगह रखते हो तो फिर सोचते हो नहीं। मौद्रिक नीति क्या है? आज के बाद से कोई पूछ दे तो पूछ के वो पछताना चाहिए कि मौद्रिक नीति कहाँ से कहाँ से पूछे। ठीक है, तो पढ़िए। पढ़ दिए? तो सिंपल सा एक मतलब आपको समझ लेना है कि मौद्रिक नीति का मतलब होता है कि आरबीआई मार्केट में मनी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ज़्यादा है तो कम करता है, कम है तो ज़्यादा करता है, बाकी दिमाग कुछ नहीं लगाना है। बोलो ना जैसो, क्योंकि आरबीआई चाहता है कि मार्केट में करेंसी एक संतुलित मात्रा में बनी रहे, ना तो ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा और बहुत कम हो जाएगा तो मंदी आ जाएगा, दोनों कंडीशन बन जाएगा। मंदी किसको बोलते हैं? मार्केट में बहुत सारा सामान वस्तु पड़ा है परंतु उसका कोई खरीदारी नहीं है, किसी के पास पैसा ही नहीं तो क्या खरीदेगा, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? मंदी बोलते हैं। और इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? कि वस्तु और सेवाओं की अपेक्षा मनी की सप्लाई बढ़ जाए। अभी बोले कि प्याज 5 ही केजी है लेकिन लगातार पैसे की सप्लाई 100 से 200, 200 से 400 हुआ, तो वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़ ही नहीं रहा है लेकिन मनी का सप्लाई लगातार बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में इन्फ्लेशन या फिर महंगाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। तो ज़्यादा महंगाई दिक्कत हो जाएगा कंज्यूमर के लिए, अफोर्ड नहीं कर पाएगा उसको, और ज़्यादा मंदी दिक्कत कर देगा हमारे इंडस्ट्रीज जितने सारे हैं उद्योगपति उनके लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में सामान ही नहीं बिके। इसलिए अर्थव्यवस्था को एक बैलेंस मात्रा में चलाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आरबीआई की भी और सरकार का भी। तो आरबीआई अपनी जो नीति बनाती है वो राजकोषीय नीति, बजट वगैरह के माध्यम से राजकोषीय नीति में पढ़ेंगे, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नीति बनाता है जिसका नाम है मौद्रिक नीति, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी अभी डिस्कशन चल रहा है। इतना बात समझ गए? नेक्स्ट छोटा सा हेडिंग डालिए, मौद्रिक नीति का उद्देश्य। मौद्रिक नीति का उद्देश्य, उद्देश्य लिखिए फटाफट। पहला, मौद्रिक नीति का उद्देश्य। उद्देश्य फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण। मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण। मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण, इसका मतलब समझे? बोलो ना जी। मतलब मुद्रा का कितना सप्लाई करना इसका कंट्रोल करता है। दूसरा, मुद्रास्फीति नियंत्रण। मुद्रा स्फीति नियंत्रण। मुद्रास्फीति नियंत्रण, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। नेक्स्ट, वित्तीय स्थिरता। वित्तीय स्थिरता। वित्तीय स्थिरता। वित्तीय स्थिरता। नेक्स्ट, समावेशी विकास हासिल करना। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास हासिल करना। समावेशी विकास हासिल करना। जीडीपी वृद्धि, मतलब जीडीपी वृद्धि में भी सहयोग करना। जीडीपी वृद्धि, इत्यादि। 5-6 पॉइंट लिख लिए हैं? बोलो राजेश। ठीक है, 5 पॉइंट। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या उद्देश्य है।
इतना बात समझ गए? बोलो ना जी। तो नेक्स्ट एक बात और समझिए। अच्छा ये वाला, अच्छा पहले जितना भेजा गया था स्लाइड सबको लिख लिया है? हाँ ठीक है, बहुत बड़ी कोड पे देखिए। ये बैंक का एक एग्जांपल हम दिए थे बैंक का, जिसमें हम बताए थे कि बीच में बैंक है, इसमें बहुत सारे कस्टमर का खाता खुला हुआ है। कस्टमर अपना पैसा जमा करता है, बदले में उसको कुछ ना कुछ ब्याज मिलता है। दूसरी तरफ जो भी पैसा जमा हुआ है उसको फिर ये बैंक उधार में चलाता है, और जिसको भी उधार देता है उससे भी कुछ क्या करता है, ब्याज लेता है। ठीक है, बीच में जो इसका बचता है वही इसका प्रॉफिट होता है, वही इसका नाफा होता है, वही इसका फायदा होता है। बोलो ना जी इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अब मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ाने में इस बैंक की क्या भूमिका है? मनी की सप्लाई बढ़ाने में अगर मान लो कि ये जो 9% पर ब्याज आगे लोन पर दे रहा है, बैंकिंग सिस्टम में कुछ ऐसा व्यवस्था बोले नहीं कि 5% पर सबको ब्याज मिलेगा। ये 5% आता, जो भी ब्याज की वैल्यू काउंट होगी वो सब वार्षिक है, 365 दिन। ठीक है, मतलब सालाना। ठीक है, अब ये बैंक बोले कि कस्टमर जिसको भी लोन लेना है 5% ब्याज पर, जिसको भी लोन चाहिए ले जाओ, कोई दिक्कत परेशानी? तो जाहिर सी बात है कि जिसको थोड़ा पहले कम मन कर रहा होगा उसको भी ज़्यादा मन करना है, 5% पे करना है। 1 लाख रुपया लेंगे तो साल भर में 1,05,000 रुपया पे करना है, वो भी साल भर के बाद। तो काहे लिए इतना टेंशन लेना? आराम से 1 लाख रुपया लाते हैं, आराम से खर्च वर्च करेंगे, थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी किनेंगे। मतलब ज़्यादा लोग लोन लेने के लिए जाएंगे, और लोन लेने के लिए ज़्यादा लोग जाएंगे तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाएगा। अगर बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को और कम कर दे, मान लीजिए 2% पे कर दे, तो और ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाएगा। बोलो ना जी, और ज़्यादा लोग लोन लेंगे, और ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाएगा। बात समझ? लेकिन ये 2% जो ब्याज पर बैंक लाएगा, ये अपने घर से तो पैसा लाएगा नहीं, इसको ना कहीं से पैसा चाहिए ना। एक तो ग्राहक का जमा पैसा है, दूसरी तरफ इसके ऊपर सुपर बॉस बैठा हुआ है, कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कभी इनको पैसे की जरूरत होती है तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको हैंडल। जैसे ये देखो, ये मान लो कोई बैंक है, ये कोई बैंक, समझ में आ रहा है? अब इसके ऊपर जो बैंक है, मान लीजिए उसमें से ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक हो गया, ये रिजर्व बैंक आरबीआई हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? अब इस बैंकों को सारा पैसा मिलता है कहाँ से? मतलब इनको उधार चाहिए तो इनको पैसा कहाँ से मिलेगा? आरबीआई से। जैसे इनको उधार चाहिए, इधर कस्टमर है तो इनको कस्टमर को उधार चाहिए तो इनको कहाँ मिलेगा? बैंक से। बैंक को कभी उधार चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? आरबीआई। ऐसा थोड़ा कि उधार चाहिए तो जाके पब्लिक से बोलेगा कि आप थोड़ा पैसा जमा कर दीजिए, जरूरत है, आप थोड़ा पैसा जमा कर दीजिए, जरूरत है, आप थोड़ा जमा। ऐसा पॉसिबल है? नहीं। पैसा जब होगा, सेविंग बच जाएगा तभी तो जमा करेगा। एक सामान्य सा मतलब है कि इससे लेके आएगा, कोई दिक्कत पर्सन। अब ये कैसे मनी के कमांड, मनी को कैसे रेगुलेट करता है, मुद्रा की सप्लाई को आरबीआई वो बता रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि यही 1% ब्याज पे पैसा देने लगे, कि सारे बैंकों को बोले कि आओ 1% पे ले जाओ, बैंक धुआंधार पैसा लेकर आएंगे, और 1% पे तो नहीं देंगे क्योंकि बीच में अपना मुनाफा तो लेंगे, तो मान लो 1.5% पे या 2% पे ये पैसा ब्याज में घुमाने लगे। धड़ाधड़ मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी का सप्लाई बढ़ेगा तो मार्केट में मतलब इन्फ्लेशन और वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, ऐसा माना जाता है। कोई दिक्कत? यानी जैसे ब्याज दर कम होगा, मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी? दूसरे साइड मान ली कि ब्याज दर बढ़ा के ये 10% कर दे, बोले कि अब जितने सारे बैंक है सबको 10% पे लोन मिलेगा। ये बैंक एक तो बहुत कम उठा के लाएंगे, क्योंकि आगे पब्लिक भी तो 10% पे लेना जाना चाहिए। तो फिर पब्लिक को बोलेगे कि हम देंगे आपको 12% पे, जिसको मूड भी थोड़ा बहुत बनना होगा, भी बोले 12% ब्याज पे पैसा लाए, नहीं पॉसिबल नहीं, तो ब्याज लेने नहीं। कहने का मतलब कि पूरा कमांड किसके पास है? लगभग आरबीआई के पास। और आरबीआई ये सारा चीज नियंत्रित करता है किससे? मौद्रिक नीति से। मतलब समझ लीजिए कि वो बड़ा टंकी सबसे ऊपर पानी का लगा हुआ है, बड़ा टंकी जो छत पे लगा होता है, बोलो ना जी उसको। और उसी के पास एगो छोटा सा ऐसे घुमाने वाला रहता है कि पानी की सप्लाई, मान लो कि पूरा टंकी का पानी पूरा घर का एक ही साथ बंद कर देना है तो पाइप घुमा दे, वो घुमा दिया जाता है। पूरा कहीं से पानी मिलता है? कहीं नहीं मिलता। तो पूरा पानी की सप्लाई को यहाँ से रोका गया है कि यहाँ पे पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या माहौल है। अगर थोड़ा सा ही खोला गया है तो थोड़ा थोड़ा गिरेगा, पूरा खोल दिया गया तो हम धड़ाधड़ गिरेगा, पूरा बंद कर दिया गया तो नहीं गिरेगा। तो वैसे ही हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टॉप पे बैठा हुआ है, वो डिसाइड करेगा कि मार्केट में कितना मनी की सप्लाई होना चाहिए।
और उसके दिमाग में एक चीज चल रहा है, इन्फ्लेशन 4% से 2% ज्यादा हो सकता है, 2% कम हो सकता है, यानी मिनिमम 2% से नीचे भी नहीं जाने देना है और अधिकतम 4-6% से ऊपर भी नहीं जाने देना। बात समझ में? तो मान लीजिए कि इसको पानी का सप्लाई करना है, तो टारगेट दिया गया कि 100 लीटर दिन में सप्लाई कर देना है, प्लस माइनस 10 लीटर चल सकता है। मान लो कभी नल खुला ही छोड़ गया तो 10 लीटर अधिक हो गया, कभी भूल से खोलना ही एक बार दिया तो 10 लीटर कम हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो लेकिन इसको टारगेट रखना है कि मैक्सिमम 110 जाए और मिनिमम 90 जाए, तो उसी हिसाब से यहाँ पे खोलेगा, अपना सारा चीज क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो जस्ट लाइक वैसा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मार्केट में मनी की सप्लाई को समय समय पर देखते रहता है, इन्फ्लेशन टारगेट करता है 4% प्लस माइनस 2%। जब भी जरूरत होता है तो फिर यहाँ से मनी की सप्लाई को बढ़ाता है, और कम करना होता है तो मनी की सप्लाई को अपने आप कंट्रोल करने का प्रयास करता है। कोई दिक्कत परेशानी? इसके लिए जो टूल्स का इस्तेमाल करता है, ये आगे पढ़ेंगे अभी कैसे ये सारी व्यवस्थाएं। तो ये अब इसका टूल्स है, ये सब SLR CRR जितनी सारी चीजें देख रहे हैं, इसके माध्यम से वो मनी की सप्लाई को क्या करता है, हैंडल करता है। जैसे ये है रेपो रेट, एक हम एग्जांपल लेते हैं रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है कि वह ब्याज दर जिस पर बैंक RBI से कर्ज लेते हैं। RBI कर्ज देगा किसी बैंक को, जैसे कस्टमर कोई पैसा लेकर गया किससे, बैंक से, तो बदले में बैंक ब्याज लिया था ना, तो वैसे ही RBI को पैसे की जरूरत होती जाएगा किसके पास, RBI के पास। RBI से बोलेगा कि हमको 500 करोड़ रुपया चाहिए, तो RBI मुफ्त में तो देगा नहीं, बोलेगा कि इस पे ब्याज लेंगे। तो जो ब्याज की दर होती है उसी को सामान्यतः रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। बात समझे? तो जब सप्लाई ज्यादा करना होगा तो रेपो रेट कम कर देगा, जब सप्लाई बढ़ाना होगा तो जब सप्लाई कम करना होगा तो रेपो रेट बढ़ा देगा, यानी ब्याज की दर क्या हो जाएगा, बढ़ा देगा। कोई पैसा ही नहीं लेगा उधार में, तो फिर मनी सप्लाई होगा नहीं होगा। और जब मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा तो रेपो रेट कम कर देगा। हम ही समझा रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं। अभी बेसिक चीज ये बता रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी का, जितना बात समझ गए। तो कमांड है RBI के पास, नीचे सारे बैंकिंग सिस्टम उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मनी की सप्लाई को नियंत्रित करना, ज्यादा है तो कम करना, कम है तो ज्यादा करना, इसको देख रेख करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका उद्देश्य क्या है, एक तो मनी की सप्लाई या मनी मुद्रा की आपूर्ति को ठीक ढंग से मैनेज करना, दूसरा मुद्रा स्फीति को कंट्रोल में रखना 4% प्लस माइनस 2%। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी वित्तीय स्थिरता, न तो कभी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए न तो कभी प्राइस बहुत कम हो जाए, और देश की इकोनॉमी ठीक ढंग से चलती रहे, इसके लिए भी काम करना, समावेशी विकास के लिए काम करना, ये सारा काम मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था को ठीक ढंग से रखना। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है, बोर्ड पर दिया हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए एक समिति है जिसका नाम है मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको MPC के नाम से जाना जाता है। ये कमेटी में टोटल 6 मेंबर हैं, जो 3 सदस्य हैं वो RBI के द्वारा नियुक्त होते हैं, मतलब RBI के मेंबर मतलब उनके द्वारा नियुक्त होते हैं। बाकी 3 सदस्य जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। वर्ष 2016 से ये MPC की शुरुआत की गई। पहले क्या होता था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो RBI के लोग ही सिर्फ बनाते थे, लेकिन चूंकि सरकार का भी उद्देश्य है कि मार्केट में अर्थव्यवस्था ठीक ढंग से चल सके, और RBI का भी वही उद्देश्य है कि मार्केट में अर्थव्यवस्था भारत का ठीक ढंग से चल सके, इसलिए बाद में चलकर ये उर्जित आर पटेल कमेटी बनी थी, उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल जो शक्तिकांत दास गवर्नर से पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, तो 2014 में ये कमेटी बनी थी, और इन्होंने ही सिफारिश किया था कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो जिसमें 3 लोग सरकार के हों, 3 लोग RBI के हों, मिलजुल कर मॉनेटरी पॉलिसी का क्या करे, निर्माण करे। तो उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर इसको सेटअप किया गया वर्ष 2016 में। तो 3 मेंबर RBI के और 3 मेंबर होते हैं किसके, भारत सरकार के। 3 मेंबर में एक जो इसका चेयरमैन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, जो अध्यक्ष होता है वो RBI का गवर्नर होता है। जैसा भी RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जब भी मीटिंग होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, शक्तिकांत दास। दूसरा एक कोई उप गवर्नर इसका मेंबर होता है, और एक एग्जीक्यूटिव गवर्नर होता है, या फिर उसको डायरेक्टर ऑफ RBI भी बोलते हैं, एक व्यक्ति वो शामिल होता है। तो टोटल ये 3 लोग आते हैं किधर से, RBI के साइड से, और बाकी 3 लोगों को भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको नियुक्त करके भेजती है। तो टोटल कितने लोग, 6। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल लोगों की संख्या कितना है, 6। ये 6 लोगों का मीटिंग होगा। मीटिंग के लिए पहले जरूरी है कि हेलो क्या सोच, मीटिंग के लिए जरूरी है कि कोरम होना चाहिए कितना, 4 सदस्य। कोरम मतलब
या मीटिंग चालू हो गया और पता चला कि 5 लोग आए नहीं, गवर्नर साहब अकेले ही मीटिंग कर लिए और अकेले ही मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोरम मतलब कि जब तक 4 लोग नहीं होंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं की जा सकती है। तो कम से कम 4 लोगों का इसमें होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है। एमपीसी एक सांविधिक या वैधानिक संस्था है। कई बार इसका चर्चा हो, जो संविधान में शामिल होता है उसको हम बोलते हैं संवैधानिक संस्था, और जो संविधान में शामिल नहीं है लेकिन पार्लियामेंट या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के कानून से कुछ बना हुआ है तो उसको हम बोलते हैं सांविधिक संस्था। ठीक है। तो आरबीआई भी एक सांविधिक संस्था है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी एक सांविधिक संस्था है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है। प्रथम एमपीसी का गठन हुआ था 2016 में, उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर 2016 में। एमपीसी की जो समीक्षा बैठक होती है, यानी मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए जो बैठक की जाती है, नीति की समीक्षा के लिए जो बैठक की जाती है वो 1 साल में 4 बार होना अनिवार्य है। जैसे पार्लियामेंट का सेशन 1 साल में 2 बार होना अनिवार्य है, वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी का कमेटी का बैठक 1 साल में 4 बार होना अनिवार्य है। जैसे पार्लियामेंट का सेशन 2 अनिवार्य है, 3 होता है, वैसे ही एक बार में 1 साल में 4 अनिवार्य है, लेकिन होता है कितना, 6 बार। बाई मंथली होता है, मतलब 2 मंथ में 1 बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग होता है। ठीक है। लक्ष्य इसका क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी जब भी अपने नीति का निर्माण करेगी, इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा होगा कि सीपीआई इन्फ्लेशन अभी कितना चल रहा है। बोलो ना जी। अगर ये 4% या 6% या 8% उससे ज्यादा है तो मनी को मार्केट से खींचना है, यानी टंकी में से पानी बंद कर देना है। बोलो ना जी। क्योंकि पानी ज्यादा हो जाएगा तो फिर लोग डूब जाएंगे। बोलो ना जी। बात समझ में आ रहा है। और जब ये कम हो जाए, 1-2% तो बहुत कम हो गया, तो लोग प्यास के मारे न मर जाए, इसलिए पानी को खोल देना है। मतलब कि मार्केट में सप्लाई को क्या कर देना, बढ़ा देना। सिंपल सा लॉजिक है। बोलो ना जी। तो बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब आरबीआई का जो, तुम बताओ, जो उसका बेस, मतलब वो फाइनेंशियल ईयर कब से कब काउंट होता है आरबीआई का, वित्तीय वर्ष 31 मार्च। ठीक है। पीछे क्लास में बताए थे कि जो आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से कब होता है, 31 मार्च। तो 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक कितने ये मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक की जाएगी, 6 बार। 4 अनिवार्य है, लेकिन होता कितना बार, 6 बार। तो इसका पहला हुआ होगा अप्रैल में, बोलो ना जी। दूसरा हुआ होगा जून में, तीसरा होगा अगस्त में, चौथा होगा अक्टूबर में, 5वां होगा फरवरी में, और छठा होगा दिसंबर में। एक मिनट, दिसंबर में, और लास्ट होगा फरवरी में अगले साल। तो 6 मीटिंग होगा। तो इस बार के फाइनेंशियल ईयर में अभी लेटेस्ट मीटिंग कौन सा होगा, अंदाज लगाइए, अगस्त वाला। तो 6 अगस्त और 8 अगस्त के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है। जितने रेट अभी दिखाए थे एसएलआर सीआरआर सबको अनचेंज करके उतना ही, जितना यहाँ पे डिसाइड किया गया था जून में, उतना ही रखा गया है अभी अगस्त में। तो अभी लेटेस्ट हम अपडेट पढ़ेंगे कि अगस्त में मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा क्या समीक्षा की गई, और जितने सारे रिवर्स रेपो रेट्स, एसएलआर सीआरआर, ये सबका क्या परसेंटेज है, कितना रखा गया, ये सारा बात इसमें डिस्कशन में आएगा। कोई दिक्कत परसेंट। ठीक है। तो कितना बार होगा, 6 बार अनिवार्य है। मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी 1 साल में कितना, 4 होता है, कितना, 6। तो अगला मीटिंग होगा अक्टूबर में। अभी बोले 6 और 7 अगस्त को ये हुआ है, तो अक्टूबर में दिमाग में रखिएगा, 6 और 7 अक्टूबर के आसपास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की नेक्स्ट मीटिंग होगी। और फिर आरबीआई के स्पोक पर्सन आकर बोलेंगे कि हमने रेट को, या फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को हमने कम किया, ज़्यादा किया, उतना ही रहने दिया, ये सारा बात की आकर जानकारी यहाँ पे देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत पर्सन। तो अक्टूबर में इस बात को दिमाग में रखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अगर कुछ इसमें चेंज हो जाए तो उसको आपको भी कॉपी में क्या करना पड़ेगा, चेंज। जैसे अभी बताया कि हम रिवर्स रेपो रेट 6.5% है, और अगले ही मीटिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ये सारा लोग बोलते हैं कि नहीं, इसको बढ़ा देते आ जाए, 10 बेसिस बढ़ा दिया जाए, 6.50 से ना होकर ये 6.60 होना चाहिए। तो कॉपी में काट कूट करके आपको भी 6.60 लिखना पड़ेगा। कम कर दिए तो कम लिखना पड़ेगा, ज़्यादा कर दिए तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा। बुझा रहा है। ठीक। तो अगला मीटिंग कब होगा, अक्टूबर में। बात समझ में आ गया। ठीक है।
ये बात समझ गए। अब देखो यहाँ पे एक तो अध्यक्ष है, कौन, गवर्नर। अच्छा, कोई भी प्रस्ताव पारित होगा तो चूंकि अध्यक्ष गवर्नर है इसलिए अध्यक्ष की सहमति क्या है, अनिवार्य है। बिना अध्यक्ष के सहमति से कोई भी कार्य पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोरम के लिए कितना चाहिए, 4। ठीक है, अब कोई विवाद हो जाता है, मान लो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर है, अब 6 मेंबर हैं, 3 बोल रहे हैं, आरबीआई के तीनों सेक्शन वाला बोल रहे हैं कि इस पे इंटरेस्ट रेट घटना चाहिए, बाकी 3 बोल रहे हैं कि नहीं बढ़ना चाहिए। बोलो ना जी उसको, मतलब ये चाहते हैं घटाना, ये चाहते हैं बढ़ाना, तो विवाद हो जाएगा ना, 3 और 3, तो वोटिंग का ऑप्शन लिया जाता है। तो कास्टिंग वोट देने का अधिकार आरबीआई के गवर्नर के पास है, वो जो चाहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति वही जारी की जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो इतना आपको घर पे लिखना है। ठीक है, तो इतना जगह छोड़ दीजिए और आगे देखिए, जगह मत छोड़िए, देखिए आगे अभी घर ही पे लिखिएगा, बोर्ड पे देखिए। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। अभी बोले कि ये पानी सप्लाई को टंकी वाला कहाँ गया भाई, टंकी वाला, ये टंकी का पानी सप्लाई, तो टंकी में तो ऊपर घुमाने वाला है, तो घुमा के कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी बंद। बोलो ना जी सुनो, तो सारा कमांड वहां पे है, घुमाने वाले पे। तो वैसे ही आरबीआई का कमांड कहाँ पे है, तो आरबीआई का सारा ये टूल्स है जिसके माध्यम से, टंकी के पास टूल्स है वो घुमाने वाला है, लेकिन आरबीआई के पास ये सारा टूल्स है जिसके माध्यम से वो मार्केट में मुद्रा की सप्लाई को ज्यादा होगा तो कम, कम होगा तो क्या करेगा, ज्यादा करेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये बोलते हैं कुछ मात्रात्मक या सामान्य टूल्स जिसको क्वांटिटिव भी कहा जाता है, जैसे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, सॉरी लिक्विडिटी रेशियो, उसके बाद से रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ रेट, ओपेड मार्केट ऑपरेशन। ये दोनों नया अभी अपडेट हुआ है 2022 से, टर्म रेपो और ये बीबीआर। ठीक है, तो इसको भी समझ लेंगे थोड़ा बहुत कि ये नया भी क्या आया है। तो ये आपका मात्रात्मक उपकरण, एक होता है गुणात्मक उपकरण। बोलो ना जैसे, ठीक है, गुणात्मक उपकरण में सीमांत आवश्यकता क्या होता है, साख राशनिंग क्या होता है, ग्राहक का विनियमन क्या होता है, नैतिक प्रभाव, मोरल इफेक्ट भी डाला जाता है मनी के सप्लाई को लेकर, तो इसको भी समझेंगे कि ये सारा चीज क्या होता है। तो टॉपिक ये मॉनेटरी पॉलिसी का शुरू होगा आपका सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो से, और जाकर खत्म होगा कहाँ पे, मोरल इफेक्ट या नैतिक प्रभाव के ऊपर। तब जाकर पूरा मॉनेटरी पॉलिसी पूरी तरह से क्या होगा, कंप्लीट होगा। इतना बात समझ गए? बोलो ना जैसनो। तो मॉनेटरी पॉलिसी की ये टूल्स है, जहां पे लिख रहे थे वहीं पर भी इसको लिख देना है, मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के उपकरण, मतलब किस किस माध्यम से इसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आगे समझिए, एक शब्द समझते हैं, एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसको एनडीटीएल बोलते हैं, मांग जमा प्लस सावधि जमा। सावधि जमा का नाम सुने हैं? नहीं सुने तो अभी सुन लीजिए। ठीक है, अब ये क्या होता है, 1 मिनट में हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, बैंक में 2 प्रकार का सामान्यतः अकाउंट होता है, कितना भाई, 2। उसके बाद भी बहुत होता है, शेयर मार्केट के शेयर खरीदना है तो डीमैट अकाउंट खुलता है, बॉन्ड डिवेंचर्स के लिए अलग एक अकाउंट होता है, तो अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन सामान्यतः होता है 2। एक को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, जिसको बोलते हैं मांग जमा। मांग जमा, बोलो ना जी सुनो, मतलब जो जमा किए हैं जब भी मांग करेंगे बैंक आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। जैसे सेविंग अकाउंट में पैसा जाइए, एटीएम डाले, खड़ा खट निकाल लिए, काम खत्म। बोलो, ठीक होता है डिमांड डिपॉजिट, बैंक अकाउंट का प्रकार है जिसको मांग जमा बोलते हैं। एक होता है सावधि जमा, जिसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। 2 बात समझ गए, 2 प्रकार का डिपॉजिट बैंक में होता है, एक डिमांड डिपॉजिट होता है और एक टाइम डिपॉजिट होता है। अब डिमांड डिपॉजिट के 2 मतलब खाता है, एक को बोलते हैं करेंट अकाउंट, एक को बोलते हैं सेविंग अकाउंट। आगे बैंकिंग सिस्टम में सारा पढ़ेंगे। जो सेविंग अकाउंट होता है सामान्य तो उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, और जो करंट अकाउंट होता है उस पर न के बराबर इंटरेस्ट रेट मिलता है। सेविंग अकाउंट के साथ दिक्कत ये है कि आपका सेविंग अकाउंट है तो बैंक एक लिमिटेशंस लगा कर रखा है कि 24 घंटे के अंतर्गत इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, इतना से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। इतना से अधिक डालना है तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, तभी उतना पैसा आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ मतलब क्राइटेरिया बनाया गया है, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं होती है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तभी 2-4-5 हज़ार निकाल ले, ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं होता है। अकाउंट में पैसा खत्म, एटीएम काम करना खत्म, काम करेगा बैलेंस चेक करने के लिए, पैसा निकालने की। बात समझ में आ रहा है? लेकिन करंट अकाउंट जो होता है ये सामान्यतः व्यापारियों का होता है, जिनको लाखों रोज लाखों रुपया का ट्रांजैक्शन करना उनका होता है। यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं होता है, जितना मर्जी उतना पैसा दिन भर में जमा कर दीजिए और जितना मर्जी पैसा उतना दिन भर में निकाल लीजिए।
कोई मना ही नहीं है, बैंक आपको नहीं मना करेगा कि नहीं इतना मत ले जाइए। तो इसको बोलते हैं करंट अकाउंट। आप जाते हैं ना एटीएम से निकालने तो ऑप्शन मांगता है ना, सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है। बोलो ना जी, असलो बोलो। तो इस तरह से दो अकाउंट होता है। अब ये सेविंग अकाउंट पर ब्याज इसलिए मिलता है कि जाहिर से पता है कि भाई पब्लिक का जो पैसा रखा हुआ है कुछ दिन के लिए रखा हुआ है, इसको लोन में घुमाकर कुछ बैंक कमा भी सकता है, लेकिन इसका तो कभी मुंह उठा के आएगा, पूरा पैसा निकाल के लेके चला जाएगा। तो फिर इस पे ब्याज देगा बैंक? नहीं देगा। बात समझते? तो इस पे सामान्यतः ब्याज बहुत कम या न के बराबर होता है, लेकिन इस पे ठीक ठाक थोड़ा बहुत ब्याज मिल जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो एक होता है सेविंग और एक होता है करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में कुछ बाध्यताएं होती है, जबकि करेंट अकाउंट में कोई बाध्यता नहीं होता। ठीक है, इस तरह। दूसरा जो सावधि जमा है उसके भी दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, मतलब डिपॉजिट। एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, एक होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट, अब इससे ज़्यादा इसमें ब्याज मिल रहा है। फिक्स डिपॉजिट मतलब कि आप 5 लाख रुपया जमा करिए, 8 साल के बाद आपको डबल होके मिल जाएगा। 21 दिन वाला डबल नहीं, कितना बाद? 8 साल बाद। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और या कोई नॉर्मल बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो आपको वही फैसिलिटी मिलेगी कि 5 लाख जितना लाख रुपया आप जमा करिए, 8 साल बाद 10 साल के बाद वो डबल करके मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। कोई दिक्कत परेशानी? मतलब एक टाइम पीरियड बंधा रहता है कि इतने टाइम के बाद से आपको उतना पैसा आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये भी फिक्स्ड, मतलब ये भी टाइम डिपॉजिट का है। इसको रिकरिंग डिपॉजिट या आवर्ती जमा बोलते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास 5 लाख रुपया नहीं है एक साथ फिक्स करने के लिए, हम चाहते हैं कि हर एक महीना हम 10-10 हज़ार रुपया फिक्स करें। 2 साल तक फिक्स करेंगे, 10 गुणे 12 दहा के 1,20,000, और दूसरे वर्ष में 1,20,000, 2,40,000 हम फिक्स डिपॉजिट में मतलब वो डालेंगे, और 8 साल के बाद हमको डबल चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि पहले ही दिन जाए और 2,40,000 रुपये डाल के चले आए, बोलो ना जी। 8 वर्ष के बाद हम जाकर निकाल लाएंगे एक ही बार पैसा। और दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, एक ही बार हमारे पास नहीं है तो रिकरिंग, मतलब कि आवर्ती जमा, मतलब कि मंथली, फिर 3 मंथ पे, 6 मंथ पे, साल भर पे आप पैसा क्या करते हैं, जमा करते हैं। लेकिन ये भी एक बार फिक्स्ड ही है। फिक्स्ड मतलब कि एक टाइम पूरा होगा तभी आपको पैसा क्या होगा, वापस मिले। बीच में कोई कंडीशन तो उस पर प्लस माइनस करके कुछ मिल जाता है, लेकिन सामान्यतः एक टाइम फिक्स पूरा होने के बाद ही पैसा। अब एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। इसको समझिए थोड़ा ध्यान से, क्योंकि आगे ये काम आएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा। अब मान लीजिए कि किसी एक बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, एसबीआई का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी? पूरा भारत का जितना एसबीआई का शाखा प्रशाखा जितना सारा, सबका ट्रांजैक्शन का एक साथ बात कर रहे हैं, केवल मोनिया चौक वाला मत समझिएगा, बोलो ना जैसनो। तो मान लो कि एसबीआई के पूरे भारत के खाता में करंट अकाउंट में 20 करोड़ रुपया जमा हुआ। कितना भाई? 20 करोड़। 20 करोड़ जमा हुआ, लेकिन 5 करोड़ यहां से निकासी भी हो गया, कुछ लोग का निकाल भी लिए। तो टोटल इसमें जमा कितना हुआ? 15 करोड़। कोई दिक्कत परेशानी? भारत में एसबीआई का जहां जहां तक खाता है उसमें सेविंग अकाउंट में मान लो कि जमा हुआ 30 करोड़ रुपया। कितना? 30 करोड़। लेकिन किसी घर शादी या किसी घर कुछ है तो कुछ पैसा निकालने भी आएंगे, तो मान लीजिए कि इसमें से 10 करोड़ रुपया इसने कुछ लोगों ने निकाल भी लिया, तो जमा टोटल कितना हुआ? 20 करोड़। यहां तक कोई दिक्कत? अब मान लो कि दूसरे साइड फिक्स डिपॉजिट में 50 करोड़ रुपया जमा हुआ फिक्स्ड डिपॉजिट में आरबीआई के पास, लेकिन 50 करोड़ जमा नहीं है, इसमें से कुछ लोगों का पूरा हुआ होगा तो भी निकालने भी होंगे। तो मान लो कि इसमें से 10 करोड़ इसने निकाल भी लिया, कुछ पब्लिक ने निकाल लिया, तो टोटल जमा कितना हुआ? 40 करोड़। बोलो ना जी। अब रिकरिंग डिपॉजिट में मान लो कि 60 करोड़ रुपया जमा हुआ। कितना भाई? 60। और 60 करोड़ में से 25 करोड़ लोगों ने निकाल भी लिया, तो कितना बच गया? 35 करोड़। अब मैं समझा रहे हैं, मैं समझ रहे हैं? ठीक है, बाद में रट्टा मारो, चिंता मत, टेंशन लेने की कोई बात। तो डिमांड डिपॉजिट में टोटल कितना डिपॉजिट हुआ? 15 करोड़ प्लस 20 करोड़, कितना? 35 करोड़। कोई दिक्कत परेशानी? तो 35 करोड़ रुपए डिमांड डिपॉजिट में जमा हुआ। टाइम डिपॉजिट में 35 करोड़ प्लस 40 करोड़, कितना? 40 से 75 करोड़। ये 100 करोड़ से अधिक हो गया, इसलिए हमको थोड़ा कम करना पड़ेगा। यहाँ पे से कम कर लेते हैं। मान लो ये 25 करोड़ नहीं, यहाँ से 35 करोड़ का निकासी हो गया। कितना? 35। बच गया कितना? 25 करोड़। तो 25 और 40 कितना? 65 करोड़।
अब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी मांग जमा हमारे पास कितना है 35 करोड़ प्लस सावधि जमा कितना है 65 करोड़, टोटल जमा कितना हो गया 100 करोड़। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास इस डेट को टोटल कितना करोड़ रुपया जमा हुआ है 100 करोड़ रुपया जमा हुआ है। बात समझ में आया। अब ये महोदय क्या 100 करोड़ रुपया लोन में घुमा देंगे, क्योंकि तो जमा है 4% इनको देना है, तो क्या इनके पास इतना अधिकार है कि ये 100 करोड़ का 100 करोड़ रुपया मार्केट में घुमा दें? इतना अधिकार है इनके पास नहीं। तो फिर कल कोई जमा करे नहीं और निकालने पहुंच जाए तो फिर अपने घर बेच के थोड़े ना देंगे। बात समझ में आ रहा है। अब मान लो कि सब कोई जमा सब पैसा जाकर लोन में ही घुमा दे, सब विजय माल्या टाइप 2-4 को निकल जाए, सब पैसा ही लेकर भाग जाए, तो फिर ये जनता जो पैसा जमा किया उसका पैसा कहां से आएगा? तब भी दिक्कत है। बोलो ना जैस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें से 2 पहले रखवा लेता है, एक CRR कैश रिजर्व रेशियो, एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। 2 पहले समझ लेते हैं, लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी पैसा यानी बैंक का जो भी NDTL होता है, अब ये 100 करोड़ है 500 करोड़ है 1 लाख करोड़ जितना करोड़ हो, जो भी बैंक का NDTL है उसका बोलता है कि जैसे अभी CRR है 4.5%, कितना? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा देखो भाई साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो बहुत सतर्क रहते हो, ठीक है, फिर भी जितना तुम्हारा NDTL है उसका 4.5% कैश में लाकर पहले हमारे पास रख दो। किसके पास? RBI के पास, कैश में। पूछेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सॉरी SBI पूछेगा ऐसा क्यों महोदय? तो महोदय इसलिए कि मान लीजिए कभी आप धोखाधड़ी कर दिए और 2-4 को लोन का पैसा लेकर और अचानक कभी जनता मांगने आ जाए पैसा और आपके पास हो नहीं तो कैसे काम चलेगा? इसलिए जब जरूरत पड़ेगा तो ले जाना, पहले कैश में लाकर इतना रख दो, कैश एकदम कड़क कड़क नोट लाकर पहले कैश में रखो। बोलो ना जैस ना। तो इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। बैंक का टोटल NDTL का जितना परसेंटेज ये CRR होगा उतना प्रतिशत कैश में ले जाकर बैंक के पास रख देना। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अब बोलेगा इतना प्रतिशत तो कैश में रख दिया, अब एक SLR भी सुनो, इतना ही से काम नहीं चलेगा। अभी SLR सामान्य तो 18% के आसपास है। कितना भाई? 18%। तो बोलेगा कि 4%, 4.5% तो कैश में रख दिया, 18% लिक्विडिटी रेशियो कहने का मतलब कि 18% और अपने ही पास रखे रहना, इसको हमारे पास जमा करने की आवश्यकता नहीं है। 18% 100 करोड़ में से यानी NDTL का 18% अपने पास सेफ करके रखना है। किसके लिए? SLR का कोटा फुलफिल करने। अब ये चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको कैश में रख सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको चाहे तो गोल्ड में रख सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो इसको सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियों में रख सकता है। प्रतिभूति क्या होता है अभी समझाते हैं, भूति प्रतिभूति क्या होता है। बोलो ना जी। तो एक कैश में और दूसरा SLR जो होता है वो कैश में भी रख सकता है, गोल्ड में भी रख सकता है, प्रतिभूति में भी रख सकता है, कुछ में भी रख सकता है, या स्टेट बैंक के ऊपर ये छोड़ दिया गया है। लेकिन 18% पैसा रखना है टोटल NDTL का, जितना उसका NDTL होगा। मतलब 18 करोड़ इसमें से पहले ये निकाल दीजिए और 4.5 करोड़ ये निकाल दीजिए, बच गया उसके पास कितना? 22.5 करोड़ रुपया पहले साइड में रख दो। उसके बाद से जो बच गया है 17.5 करोड़ उसको ले जाओ लोन में घुमाओ, चाहे कुछ भी करो, आपके ऊपर डिपेंड कर। बोलो ना जी सर। अब आप सोचेंगे सर ये जो इसके पास रखने के लिए बोला गया, कभी न रखे तब क्या होगा? तो न रखे तो पेनल्टी होगा, उसके लिए भी व्यवस्था है भाई। बात समझ रहे हैं? बोलो ना जी सर। तो एक है SLR और एक है CRR। CRR मतलब कि वो रेशियो, मतलब NDTL का उतना पैसा जो बैंक के RBI के पास कैश में रखना होता है, और SLR का मतलब कि RBI का वो पैसा बैंक NDTL का इतना % पैसा अपने पास रखते हैं SLR के फॉर्म में, SLR के रूप में, जो कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो 2 समझ गए, CRR और SLR। अब बोले कि वो टंकी बड़ा वाला भूल गए, क्या याद है? अब इससे कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल होगा? अब मान लो कि इसके पास टोटल NDTL कितना था? 100 करोड़। अब SLR को सपोज करो कि बढ़ा दिया जाए, 4.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया जाए, तो इसके पास जो घुमाने के लिए 10% कर दिया जाए और SLR को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, तो टोटल कितना? 30%। यानी 100 करोड़ में से 30 करोड़ पहले एक साइड रख दो, उसके बाद से जो करना है सो करो।
बोलो ना जी असनो। तो उसके पास लोन में सप्लाई करने के लिए कितना बचा? 70 करोड़। बोलो ना जी असनो। इसको बढ़ा के मान लो कि इसको 10% और बढ़ा देता है, तो लोन में घुमाने के लिए कितना बचा? 60 करोड़। और बढ़ा दे तो लोन में घुमाने के लिए 50 करोड़। यानी जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। अपोजिट होता है, अपोजिट। SLR CRR जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मनी की सप्लाई क्या होगी? कम होते जाएगी। और लगातार इसको कम कर दे तो मनी सप्लाई क्या होगा? बढ़ते जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। बोलो ना जी इसमें। लिखेंगे इसको अगले क्लास में। एक सिक्योरिटी समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्रतिभूति क्या होता है? प्रतिभूति, और मान लीजिए कि भाई साहब आए हमसे बोले कि 5 लाख रुपया हमको उधार चाहिए। कितना भाई? 5 लाख। इतना बड़ा रकम नहीं, मान लीजिए 1 लाख रुपया उधार चाहिए। कितना भाई? 1 लाख। कोई दिक्कत परेशानी? हम बोले ठीक है 1 लाख रुपया ले जाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, परंतु एक कागज पर हमको लिख कर सादा कागज पे दे दीजिए। हमने शशि सर से 1 लाख रुपया उधार लिया था और अगले, आज कितना तारीख है? अगले 14 सितंबर 2025 को इस पे 2-3% ब्याज जोड़ के 1,02,000 रुपया हम क्या करेंगे? पे करेंगे। ये कागज पे लिख कर क्या करेंगे? हमको दे देंगे भाई। बोलो ना जी असलो। ये जो कागज का टुकड़ा लिख कर दिया इसी को बोलते हैं सिक्योरिटीज या प्रतिभूति, और कुछ नहीं है। तो सरकार को भी जब पैसे की जरूरत होती है तो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करती है। सरकार को लोग पैसा देते हैं, बगल में वो कागज मिल जाता है कि सरकार को हमने दिया है। फिर वो जब टाइम पूरा होगा सरकार को ले जाकर कागज जमा करिए, पैसा लेके आइए। तो इसको बोलते हैं प्रतिभूति या सिक्योरिटी, जो भी आप कह लीजिए, दोनों सेम नाम है। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। तो इतना सारा क्लास है, 2 स्लाइड छूटा हुआ है, इसको आप लिख, मतलब वो है उसको लिख लीजिएगा। और बाकी CRR और SLR का डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास में लिखाया जाएगा। और आगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो भी है उसका डिस्कशन होगा। कोई दिक्कत परेशानी आता? ठीक है। तो घर पे ईमानदारी से लिख के और बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। टेस्ट भी प्रस्तावित है, मॉनेटरी पॉलिसी खत्म होगा तो एक टेस्ट होगा, क्योंकि इसमें सभी टेस्ट ही नहीं हुआ है जब से शुरू हुआ है। ठीक से, ठीक है। तो आगे कल ये ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, जिसको भी आना हो आ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है। तो मिलते हैं कल, और कल नहीं परसों इकोनॉमिक्स का कक्षा वहीं से जारी रहेगा। ठीक है। ओके, धन्यवाद।